नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम नीट और IIT मेंस से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बल, फोर्स। इस वीडियो में हम फोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बल होता क्या है, बल से रिलेटेड विभिन्न फॉर्मूले और विभिन्न प्रकार के बल, जैसे श्यान बल क्या होता है, केंद्रीय बल, संरक्षीय बल, प्रतिक्रिया बल, गुरुत्वीय बल, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ में हम देखेंगे इन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बल के जो विभिन्न मात्रक हैं उनकी भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। इसमें हम बल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बल होता क्या है। वैसे हमने छोटी क्लासों में बल को देखिए कैसे परिभाषित किया था कि किसी वस्तु को खींचने या धक्का लगाने की जो स्थिति होती है उसी को ही हम बल कहते हैं। खींचने को तथा धक्का लगाने को ही बल कहा जाता है। एक्चुअल में मूल बात तो यही है कि यदि हम किसी वस्तु को खींच रहे हैं या धक्का लगा रहे हैं, इट मीन्स वहां पर बल काम कर रहा है। अब यहां पर हम थोड़ी सी स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको बताने वाले हैं। देखिए क्या है कि हमारे पास में कोई वस्तु है या कोई पिंड समझ लीजिए, और उसकी स्थिति या गति में हम परिवर्तन कर दें कि एक ऐसा कारक जो किसी पिंड की अवस्था में परिवर्तन, यहां पर अवस्था का मतलब है स्थिति या गति की अवस्था, कि यदि वो स्थिर अवस्था में है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दें, यदि वो गतिशील अवस्था में है तो उसकी गतिशील अवस्था में परिवर्तन कर दें। तो ऐसा कारक जो किसी पिंड की स्थिति या गति में परिवर्तन कर दे, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे, बल कहलाता है। तो एक बार फिर से डेफिनेशन सुन लीजिए कि ऐसा कारक जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे या करने का प्रयास करें। कई बार होता है कि वस्तु की स्थिति या जो स्थिति या गति है उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाता, बट प्रयास जरूर करता, तो उसको हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। जैसे ये दीवार है या जैसे बोर्ड है, मैं धक्का मारूं, यहाँ पर बल लगा रहा हूं, बट यहाँ पर इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है कि बल है, लग रहा है, बट उस स्थिति के अंदर जो वस्तु है उसकी स्थिति या गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो। क्लियर? चलिए, बल डेफिनेशन क्या है कि ऐसा कारक जो किसी वस्तु या पिंड की अवस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, बल कहलाता है। डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूं। क्या है? ऐसा कारक जो किसी वस्तु ले सकते हैं, पिंड कह दीजिए, की अवस्था में परिवर्तन कर दें, अवस्था में परिवर्तन कर दें या परिवर्तन करने का प्रयास करें, परिवर्तन करने का प्रयास करें, बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका मतलब ये हुआ है कि बल क्या करता है? बल वस्तु की स्थिति या गति में परिवर्तन कर देता है। बल वस्तु की स्थिति या गति में परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन कर देता है। क्लियर?
मैं कुछ स्थितियां आपके सामने रखने वाला हूं और उन स्थितियों में समझेंगे कि बल कौन सी स्थिति में काम कर रहा है और बल लगने से क्या हो जाता है। क्लियर? जैसे ये हमारे पास में कोई पिंड है, कोई वस्तु समझ लीजिए, और यहां पर ये वस्तु रखी हुई है। इसका प्रारंभिक वेग जैसे मैं कंसीडर कर लूं कि 0 है और इसके ऊपर हम एक बल लगा रहे हैं F। कितना बल काम कर रहा है इस वस्तु पर? F बल काम कर रहा है, और F बल काम करने से भी इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इट मीन्स यहाँ पर बल लग रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति या गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर गति तो कर भी नहीं रहा है क्योंकि इसका वेग है वो 0 था और बाद में भी 0 ही बना रहता है। तो बल लगने से इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। क्लियर? एक और स्थिति में रख लेता हूं आपके सामने ही। ये हमारे पास में कोई पिंड है, इसके ऊपर हम यहां से बल लगा रहे हैं। इसका प्रारंभिक वेग है वो 0 और अंतिम वेग इसका हो जाता है v। प्रारंभिक वेग कितना है? 0 और अंतिम वेग कितना हो जाता है? v। क्लियर? इसका मतलब यहां पर जो वस्तु है उसका वेग बढ़ा है। वस्तु का वेग क्या है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। देखिए पहले ये इसका जो वेलोसिटी है वो 0, इट मीन्स ये स्थिर अवस्था में थी। अब इसकी वेलोसिटी हो गई v। इट मीन्स क्या हुआ है? यहां पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम फिर से बल लगा रहे हैं वस्तु पर F। यहां पर पहले वेग था v u, अब वेग हो गया v। और यदि v यहां पर बड़ा है, u छोटा है, v बड़ा है, u छोटा है, इट मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि जो वस्तु है उसके वेग में वृद्धि हुई है। वेग में क्या हुई है? वृद्धि। जैसे मान लीजिए कि ये इधर ही गति कर रहा था, u इस डायरेक्शन में था और v भी इसी डायरेक्शन में है, वेग में वृद्धि हुई है। क्लियर? थोड़ा सा और स्थितियां ले लेते हैं, बहुत सिंपल सी स्थितियां, इसमें कोई बड़ी भारी दिक्कत नहीं है। बल हम इधर लगा रहे हैं, ठीक है, बल इधर लगा रहे हैं और इसका जो प्रारंभिक वेग है वो इधर है। पहले u इधर था और जैसे u इधर है, बल हम इधर लगाएंगे तो इसके u में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, वेग में कमी आ जाएगी। फिर इसका वेग हो जाता v, वो भी इसी डायरेक्शन में ही है। तो यहाँ पर अब की बार जो u है वो बड़ा है, u है वो v से क्या है? बड़ा है। वेग में कमी हुई है। वेग में क्या हुई है? कमी। कि इसका मतलब ये हुआ है कि वेग की विपरीत दिशा में यहाँ पर बल काम कर रहा है, यहाँ पर वेग की दिशा में ही बल काम कर रहा है। यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। तो देखिए बल यहाँ पर बल स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बट इस स्थिति के अंदर पहली कंडीशन में स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। दूसरे में देखो स्थिति में बदलाव कर देता है। तीसरी और चौथी स्थिति के अंदर क्या हो रहा है? वेग में परिवर्तन कर देता है। वेग में वृद्धि भी कर सकता है, वेग में कमी भी कर सकता है। तो बल क्या करता है? वेग में परिवर्तन कर देता है। क्लियर? कुछ स्थितियां मैं आपके सामने और रखता हूं, जैसे वृत्ताकार गति। जैसे हम क्या ले ले? वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति में एक समान वर्तीय गति, एक समान वर्तीय गति। एक समान वर्तीय गति के अंदर क्या होता है? देखिए समझ लीजिए कि वेग इस डायरेक्शन में है तो बल इस डायरेक्शन में होगा। बल यहां पर अभिकेंद्रीय बल के रूप में लगता है जो कि वृत्ताकार परिधि से केंद्र की ओर काम करता है। परिधि से केंद्र की दिशा में काम करता है। कण घूमता फिरता यहां पर आ गया, वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होगा, बल केंद्र की ओर ही लग रहा है। तो यहां पर देखिए जो बल है वो वेग की दिशा को बदलता है। एक समान वर्तीय गति में क्या कर रहा है? वेग की दिशा बदल रही है। देखिए एक एक करके समझ लीजिए। यहां पर बल स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। यहां पर स्थिति में बदलाव हो जाता है क्योंकि ये स्थिर था, ये इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाती है। यहां पर वेग में वृद्धि कर रहा है, यहां पर वेग में कमी कर रहा है। यहां पर वेग की दिशा बदल रहा है, वेग की डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो एक समान वर्तीय गति में वेग की दिशा बदलने वाला जो बल है वो है अभिकेंद्रीय बल। क्लियर?
थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं। असमानवर्तीय गति, असमानवर्तीय गति। देखिए असमानवर्तीय गति के अंदर क्या होता है, वेग का परिमाण भी बदलता है, दिशा तो बदलती है। सर्कुलर मोशन के अंदर वेग की जो वैल्यू है असमान, देखिए एकदम क्लियर कर लीजिए कि जो वृत्ताकार गति होती है उसमें एक चीज तो कन्फर्म है कि वेग की दिशा बदलेगी, वेग की दिशा बदलेगी। अब यदि वेग स्थिर रहता है, वेग का परिमाण स्थिर रहता है, तो वो जो गति है वर्तीय गति, उसको हम एक समान वर्तीय गति कहेंगे। और यदि वेग का परिमाण भी बदल रहा है, दिशा के साथ साथ में क्या बदल रहा है, परिमाण भी बदल रहा है, तो उसको हम असमानवर्तीय गति कहेंगे। उसे क्या कहा जाएगा, असमानवर्तीय गति। तो असमानवर्तीय गति में, कौन सी गति में, असमानवर्तीय गति में, इसके साथ में प्रक्षेप्य गति में, प्रक्षेप्य गति में, लास्ट टॉपिक में हमने समतल में गति में हमने अध्ययन किया था कि जो प्रक्षेप्य गति होती है, उस प्रक्षेप्य गति में जैसे किसी पिंड को क्षैतिज से किसी एंगल पर छोड़ दिया तो उसकी गति के दौरान वेग की दिशा भी बदलती है, परिमाण भी बदलता है। तो असमानवर्तीय गति हो, चाहे प्रक्षेप्य गति हो, चाहे दीर्घवृत्ताकार हो, परवलयाकार पथ पर गति हो, इन सभी गतियों में वेग का परिमाण और दिशा दोनों बदलती है। एक बार फिर से मेरी बात को सुन लीजिए। असमानवर्तीय गति, परवलयाकार पथ पर गति, दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति, अति प्रबलाकार पथ पर गति, इन सभी प्रकार की यदि गतियां हो रही है, कोई पिंड गति कर रहा है, तो पिंड का वेग की दिशा और परिमाण दोनों बदलेंगे। इनका वेग और दिशा दोनों बदलेंगे, उसका परिमाण और दिशा दोनों चेंज होंगे। क्लियर? तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। यहां पर हम बात करते हैं बल के एक सामान्य सूत्र की। बल का गति के नियमों में हमने क्या देखा, गति का जो पहला नियम है वो हमें बल की परिभाषा देता है। वहीं से परिभाषा निकलती है कि बल की डेफिनेशन कहाँ से निकली, गति के नियमों से निकली। गति का पहला नियम हमें यही तो कहता है कि ऐसा कारक जो वस्तु की पिंड की अवस्था में परिवर्तन कर दे उसी को हम बल कहते हैं, उसी को क्या कहेंगे, बल कहेंगे। तो बल की डेफिनेशन पहले नियम से निकली है। तो बल की जो गुणात्मक परिभाषा है वो हमें गति के प्रथम नियम से प्राप्त हो जाती है। दूसरा जो नियम है वो हमें बल की गणनात्मक, गणनात्मक का मतलब हो गया उसका एक फॉर्मूला देता है। तो दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम है, उससे हमें बल की गणनात्मक परिभाषा प्राप्त होती है। गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से देखिए दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल है वो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। और यहां से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, P बराबर mv जब हम पुट करेंगे देन हमें m a वेक्टर मिल जाएगा। F वेक्टर इक्वल टू m a वेक्टर। क्लियर? यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए ये जो बल है वो एक सदिश राशि होती है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि। इट मीन्स इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसकी जो डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होती है। बल की दिशा किधर होगी? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में ही फोर्स होगा। क्लियर? अब देखिए ये जो बल है इसकी विमा m इंटू ए की विमा के समान होगी। आसान विमा है। F की विमा क्या होगी? ये देखिए F है वो एक सदिश राशि है। पहली बात तो कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसकी विमा क्या हो जाएगी? m1 l1 t-2 इसकी विमा होगी। m1 l1 t-2 इसकी विमा होगी। क्लियर? अब देखिए विमा हमने फाइंड आउट कर ली, मात्रक की यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए मात्रक हमने पहले भी पढ़ लिए हैं, मात्रक एवं मापन वाले टॉपिक में। उसमें हमने बल का जो मात्रक है वो न्यूटन पढ़ा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम क्या कह देते हैं? न्यूटन। सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक होता है ग्राम, एम को किस में मापेंगे? ग्राम में, और ए को हम मापेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, जिसे हम क्या कहते हैं? डाइन कहते हैं। और एक न्यूटन और डाइन के बीच में भी हमने रिलेशन बताया था। तो यहां पर हम बल के
गुरुत्वीय मात्रक और निरपेक्ष मात्रक दोनों की चर्चा करेंगे। एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति में दोनों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। परिभाषा भी आपको समझाएंगे। तो मात्रक की अब चर्चा करते हैं कि बल का मात्रक होता क्या है। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे बल के मात्रक की। वैसे हम बल का मात्रक नॉर्मली जानते हैं कि न्यूटन होता है। विस्तृत चर्चा करेंगे, सभी मात्रकों की यहां पर चर्चा करेंगे। बल का मात्रक, देखिए जो बल के मात्रक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। कौन कौन से होंगे? पहला जो प्रकार है वो है निरपेक्ष मात्रक, निरपेक्ष मात्रक। और जो दूसरा प्रकार है वो है गुरुत्वीय मात्रक। तो जो मात्रक हैं उन्हें हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, निरपेक्ष मात्रक और गुरुत्वीय मात्रक। क्लियर? देखिए निरपेक्ष मात्रक एसआई पद्धति में और सीजीएस पद्धति में दोनों देखेंगे। बल का जो फॉर्मूला है F बराबर हमने क्या पढ़ा है? m इंटू ए। F बराबर क्या पढ़ा है? m a पढ़ा है। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग एसआई पद्धति में सबसे पहले हम किस में देख लेते हैं? एसआई में। तो F का मात्रक क्या होगा? F का मात्रक, चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं। F का मात्रक हो जाएगा यहां से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे हम कहते हैं न्यूटन। इसे क्या कहा जाता है? न्यूटन कहा जाता है। क्लियर? देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी वो भी समझ लीजिए। एक जो न्यूटन है वो किसके इक्वल होगा? 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो है 1 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ है कि यदि किसी 1 किलोग्राम की वस्तु को हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान कर दें, हमारे पास में 1 किलोग्राम की एक वस्तु है और उसे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन यदि दे दें, उसमें उत्पन्न कर दें, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा? 1 न्यूटन होगा। तो बल का एक मात्रक मैंने निरपेक्ष मात्रक एसआई पद्धति में या एमकेएस पद्धति में बता दिया है, क्या होता है? न्यूटन होता है। फिर हम थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में एफ का मात्रक क्या होगा? एफ का मात्रक देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, एम किस में है? ग्राम में। ए किस में है? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसे हम कहते हैं डाइन। इसे क्या कहा जाता है? डाइन कहा जाता है। देखो एक जो डाइन है वो किसके इक्वल होगा? 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए 1 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को, हमारे पास में 1 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु है और उसे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन यदि हम प्रदान कर दें, तो उस वस्तु पर लगने वाला जो बल है वो 1 डाइन कहलाता है। उस बल को हम क्या कहेंगे? 1 डाइन कहेंगे। 1 डाइन कहलाता है। चलिए यहां पर आप देखेंगे इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो एक जो न्यूटन होता है उसमें 10 की घात 5 डाइन होता है। आप यहां से दोनों को कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। मैंने इनको परिभाषित कर दिया है, दोनों के मध्य संबंध भी बता दिया है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं गुरुत्वीय मात्रक। देखिए गुरुत्वीय मात्रक में क्या होता है कि हम जो हमारे पास में बॉडी है, वस्तु है, उसको गुरुत्वीय त्वरण के इक्वल एक्सेलरेशन प्रदान करेंगे। कितना एक्सेलरेशन प्रदान करना है? गुरुत्वीय त्वरण के इक्वल यदि एक्सेलरेशन से यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो उसका जो मात्रक है वो गुरुत्वीय मात्रक में लिया जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। और यहाँ पर देखिए जो गुरुत्वीय मात्रक है वो भी एसआई में, एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति में इसके अकॉर्डिंग देखिए कैसे होगा गुरुत्वीय मात्रक। एफ का मात्रक कैसे निकालेंगे आप यहाँ पर ध्यान देंगे। द्रव्यमान तो आप 1 किलोग्राम ही लेंगे। द्रव्यमान तो हम कितना लेंगे? किलोग्राम। और ये जो ए है ना, इसको हम गुरुत्वीय त्वरण के इक्वल लेंगे। ए को किसके इक्वल लेंगे? गुरुत्वीय त्वरण के इक्वल।
और इसका गुरुत्वीय जो एसआई पद्धति में F का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम भार होता है। किलोग्राम भार कहेंगे इसको, किलोग्राम भार। तो यहां से देखें, एक जो किलोग्राम भार होता है, किलोग्राम भार, ये किसके इक्वल होगा? 1 किलोग्राम भार का मतलब हो गया कि 1 किलोग्राम की वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यदि एक्सेलरेशन दे दें, देखो ध्यान देना, 1 किलोग्राम भार का मतलब हो गया 1 किलोग्राम की वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यदि एक्सेलरेशन दे दें, तो उस वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो 1 किलोग्राम भार कहलाता है। एक बार देखो फिर से, यहां तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहां निरपेक्ष मात्रक में कोई दिक्कत नहीं है। गुरुत्वीय मात्रक देखिए, समझे कि जो F है, बल है, इसका मात्रक हम किलोग्राम भार में मापेंगे। अब किलोग्राम भार और जो न्यूटन है, इनमें आपस में रिलेशन बताएंगे आपको। फिर इसकी डेफिनेशन होती क्या, होता क्या है ये किलोग्राम भार? इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम की वस्तु को यदि आप गुरुत्वीय त्वरण के इक्वल त्वरण दे दें, तो उस वस्तु पर लगने वाला बल 1 किलोग्राम भार कहलाएगा। तो 1 किलोग्राम भार का मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम की वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रदान कर दें, तो लगने वाला बल क्या कहलाएगा? 1 किलोग्राम भार कहलाएगा। ओके, तो यहां से ही देख लीजिए ना आप, 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका मतलब क्या हो गया? 9.8 न्यूटन। तो एक जो किलोग्राम भार है, 1 किलोग्राम भार, और ये जो 1 किलोग्राम भार है वो किसके इक्वल होगा? 9.8 न्यूटन के इक्वल होगा। एमकेएस या एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा? 1 किलोग्राम मतलब किलोग्राम भार, और 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के इक्वल होगा। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में देखिए, इसका मात्रक होगा ग्राम भार। क्या होगा? इसका मात्रक हो जाएगा ग्राम भार। सिमिलर तरीके से चलने वाले हैं हम। ग्राम भार, 1 ग्राम भार किसके इक्वल होगा? देखिए 1 ग्राम भार, कि यदि 1 ग्राम की कोई वस्तु है और उसे हम 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रदान कर दे। एक्सेलरेशन वही है, देखिए ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण के इक्वल ही एक्सेलरेशन है। अब इसको हमने किस में ले लिया? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसको 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कह देंगे। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 स्थान पहले पॉइंट पुट हो जाएगा। तो जब 1 ग्राम की वस्तु को 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का यदि एक्सेलरेशन प्रदान कर दें, तो उस वस्तु पर लगने वाला जो बल है वो 1 ग्राम भार के इक्वल होगा। किसके तुल्य होगा? 1 ग्राम भार के तुल्य होगा। तो यहां से आप देख लीजिए, जो 1 ग्राम भार है, 1 ग्राम भार है वो 980 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होगा। इसे हम 980 डाइन भी कह सकते हैं, 980 डाइन। ओके, क्लियर? चलिए, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। हमने मात्रक पढ़े हैं, न्यूटन पढ़ा है, डाइन पढ़ा है, किलोग्राम भार और ग्राम भार, चारों चीजें समझ में आ जानी चाहिए। मात्रक यही थे, विमा हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थी, इस प्रकृति में मूलभूत 4 बल हैं। वैसे हम अलग अलग बल पढ़ेंगे, वो इन चारों बलों के ही प्रकार होंगे। तो प्रकृति में मूल कितने बल हैं? 4 बल हैं। कौन कौन से बल हैं वो देखिए। प्रकृति में मूल बल, देखिए प्रकृति के अंदर मूल जो बल हैं वो कितने हैं? 4। पहला जो बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ये प्रकृति का सबसे कमजोर बल होता है। 2 पिंडों के मध्य लगने वाला बल होता है।
देखिए इसके पश्चात है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल ये नाभिकीय कणों के मध्य काम करता है, नाभिकीय दूरियों में ही ये काम करता है। फिर उसके पश्चात है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। और चौथा जो हमारा प्रकार है वो है परबल नाभिकीय बल। परबल नाभिकीय बल जो कि नाभिकीय कणों के मध्य काम करता है। किनके बीच में काम करेगा प्रबल नाभिकीय बल? नाभिकीय कणों के मध्य, जैसे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो बल काम करता है वो है परबल नाभिकीय बल। ये जो बलों का मैंने क्रम लिखा है वो इनकी प्रबलता के अकॉर्डिंग लिखा है। दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा शक्तिशाली होता है, विद्युत चुंबकीय बल उससे ज्यादा शक्तिशाली, और परबल नाभिकीय बल सबसे शक्तिशाली बल होता है। चलिए देख लीजिए इनके अंदर किस तरीके का अनुपात होता है। गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और परबल नाभिकीय बल, इनका जो अनुपात है वो 1:10⁻25 10⁻36 10⁻38 के इक्वल होता है। ये है इनका जो अनुपात है वो है 1:10⁻25 10⁻36 10⁻38 के इक्वल होगा। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए विद्यार्थियों, हम बल को घटकों के रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक सदिश राशि होती है और 3 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर इसको हम घटकों में वियोजित कर सकते हैं। देखिए कैसे लिखा जा सकता है वो देखिए, हम कैसे पुट कर सकते हैं। यहीं पर फोकस करेंगे। हमारे पास में बल का ये वाला फॉर्मूला है, इसको मैं सदिश के रूप में यदि पुट कर दूं तो क्या लिख सकते हैं, एक बार बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ऑफ वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम ए वेक्टर। देखिए किसी बल को देखो अलग अलग तरीके से लिखने के तरीके मैं बता रहा हूं। इसे मैं ऐसे लिख दूंगा क्योंकि द्रव्यमान है तो अदिश राशि है, इसको घटकों में वियोजित नहीं कर सकते, सदिश का ही घटकों में वियोजन होता है। तो यहां पर एक्सेलरेशन को मैं घटकों में वियोजित कर सकता हूं। इसे हम ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप लिख सकता हूं। क्लियर? इसे हम क्या लिख दें, एम ए एक्स आई के प्लस एम ए वाई जे के प्लस एम ए जेड के कैप। ओके, ऐसे भी पुट कर देंगे। एम को मैंने सबसे गुणा कर दिया। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इस एफ को भी हम घटकों में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के कैप, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, अब यहां से मैं इसको और इसे दोनों को कंपेयर करूं क्योंकि ये भी तो एफ वेक्टर के इक्वल ही है, ये भी तो किसके इक्वल है, एफ वेक्टर के तुल्य ही है। दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स बराबर एम ए एक्स, एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई और एफ जेड इक्वल टू मिल जाएगा एम ए जेड। यदि कंपेयर करेंगे तो ऐसे, तो हम बल एक सदिश राशि होती है जिसे हम घटकों के रूप में लिख सकते हैं और बार बार बहुत बार ऐसे यूज में भी आएगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बल एक सदिश राशि है और उसको हम किसी 3 डायमेंशनल सिस्टम में घटकों के रूप में वियोजित कर सकते हैं। एक्स एक्सिस दिशा में उसका जो घटक है वो एफ एक्स, वाई एक्सिस दिशा में जो घटक है वो एफ वाई और जेड एक्सिस दिशा में जो घटक है वो एफ जेड। और इन घटकों को हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी दिखा दिया है। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि बल, मूल जो बल है वो 4 ही हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय, ये तो द्रव्यमानों के बीच में लगता है, ये नाभिकीय कणों के मध्य काम करता है। नाभिकीय जब अभिक्रियाएं होती है, नाभिकीय अनोन्य अभिक्रियाएं होती है तो उसमें बहुत अति सूक्ष्म कण निकलते हैं तो उनमें दुर्बल नाभिकीय बल कार्य करते हैं। विद्युत चुंबकीय बल आवेशों के मध्य काम करते हैं। आवेश स्थिर हो या गतिशील अवस्था में है
तो उनके मध्य लगने वाला जो बल होता है वो विद्युत चुंबकीय बल होता है। और परबल नाभिकीय बल नाभिक के अंदर मौजूद प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं उनके बीच में ही काम करेगा। ओके, रेशियो मैंने आपको बता ही दिया है। अब अन्य जब बल हम पढ़ते जैसे घर्षण बल है, श्यान बल है, प्रतिक्रिया बल है, गुरुत्वीय बल है, तो गुरुत्वीय बल तो यही आ गया, मूल बल ही हो गया। गुरुत्वीय बल क्या है? मूल बल ही है, जिसे हम भार भी करें तो उसका अलग से हम देखेंगे कि भाई भार क्या है। तो विद्यार्थियों, अन्य जो भी बल हैं वो इन्हीं बलों में से किसी एक का हिस्सा होगा। ओके, एक एक करके हम कुछ बल यहाँ पर आपको बताएंगे, उन पर आधारित क्वेश्चंस भी यहाँ पर हम देखेंगे ताकि हम बल को अच्छे से बेटर तरीके से समझ सकें। चलिए एक बार मैं इन सबको हटा देता हूँ। विद्यार्थियों, अब हम विभिन्न प्रकार के जो बल हैं उनकी अब चर्चा कर लेते हैं। एक एक करके इन सबको यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय बल। केंद्रीय बल किसे कहा जाएगा? तो देखिए, ऐसे बल जो स्थिति पर निर्भर करते हैं तथा उनकी दिशा एक निश्चित बिंदु की ओर होती है, या बिंदु से दूर की ओर, या बिंदु के पास की ओर होती है, तो उन बलों को हम केंद्रीय बल कहते हैं। तो देखिए, एक्चुअल में इन बलों की डेफिनेशन क्या है कि स्थिति पर निर्भर करने वाले वे बल, किस पर निर्भर कर रहे हैं? स्थिति पर निर्भर करने वाले वे बल, स्थिति पर निर्भर करते हैं तो वे बल जो किसी निश्चित बिंदु की ओर, या दूर की ओर, या उससे दूर की ओर कार्य करें, उससे दूर की ओर कार्य करें, दूर की ओर कार्य करें, क्या कहलाते हैं? केंद्रीय बल कहलाते हैं। एक बार फिर से मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि ऐसे बल जो स्थिति पर निर्भर करते हैं और जिनकी डायरेक्शन एक निश्चित बिंदु की ओर होती है या उस बिंदु से दूर की ओर होती है, तो उन बलों को हम केंद्रीय बल कहते हैं। ये जो केंद्रीय बल होते हैं वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। केंद्रीय बल क्या होते हैं? दूरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, स्थिति पर निर्भर करते हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जिसको हम विद्युत बल कहते हैं, विद्युत बल। तो जो विद्युत बल होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर F है वो R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो विद्युत बल है वो एक केंद्रीय बल है। विद्युत बल कैसा बल है? केंद्रीय बल। मैं बात करता हूँ यहाँ पर गुरुत्वीय बल की। तो जो गुरुत्वीय बल है वो दो द्रव्यमानों के बीच में काम करता है। देखो, जो विद्युत बल है ये तो क्या है, जैसे एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, तब विद्युत बल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये एक केंद्रीय बल का एग्जाम्पल होता है। गुरुत्वीय बल भी केंद्रीय बल का ही उदाहरण होता है। इसमें दो द्रव्यमान होते हैं जिनके द्रव्यमान क्या है? m1 तथा m2। डिस्टेंस क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस है r। तो कैपिटल G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ये गुरुत्वीय बल है। कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ये है गुरुत्वीय बल। ये भी एक केंद्रीय बल है क्योंकि ये भी स्थिति पर निर्भर करता है, दोनों कणों के बीच की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये काम करता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। देखिए, संरक्षी बल की तीन डेफिनेशन हमारे पास में है। एक एक करके तीनों परिभाषाओं को समझ लीजिए कि वे बल, ऐसे बल जिनके अधीन, अब देखो डेफिनेशन सुनना, एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य 0 हो। जिनके अधीन
पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य जीरो, पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य शून्य हो तो उस बल को हम संरक्षी बल कहेंगे। देखो मेरी बात को सुनना, यहां से जैसे हम चले और इस बिंदु पर आ गए, बिंदु ए से चले और कहाँ पहुंच गए, बिंदु बी पर। अब बिंदु बी से घूम फिरकर हम वापस कहाँ आ जाए, ए पर आ गए, तो एक पूरा चक्कर हो गया। तो इस पूरे चक्कर के दौरान ए से किसी पार्टिकल को बी तक ले गए, बी से ए तक ले गए, और कौन से बल के अधीन ले गए, एक ऐसे बल के अधीन ले गए कि पूरा एक चक्कर लगा दिया, तो कार्य कितना हो गया, जीरो हो गया। तो उस बल को, जिस बल के अधीन पूरे एक चक्कर में कार्य जीरो हो जाता है, तो उस बल को हम क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। उस बल को क्या कहा जाता है, संरक्षी बल। अब जैसे संरक्षी बल के उदाहरण, क्या कोई ऐसा बल है जो उसका पूरा एक चक्कर लगा लेंगे तो कार्य जीरो हो जाएगा। हम ये पढ़ते हैं भाई, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, और पूरे एक चक्कर के अंदर विस्थापन तो जीरो ही होता है। पूरे एक चक्कर के अंदर विस्थापन कितना होता है, जीरो होता है। बट ये हर बार नहीं होता। जब बल संरक्षी बल होता है तो ही कार्य जीरो होगा। ओके, चलिए मैं ऐसे कुछ बल आपको बता देता हूं। जैसे हमारे पास में जो विद्युत बल हैं, विद्युत बल ये एक संरक्षी बल होता है। गुरुत्वीय बल ये भी एक संरक्षी बल है। साथ में बात करता हूं प्रत्यास्थ बल, तो प्रत्यास्थ वस्तुओं के अंदर काम करता है। प्रत्यास्थ बल ये भी एक संरक्षी बल का ही उदाहरण है। और इसमें किसी पार्टिकल को पूरा एक चक्कर लगवा दें इन बलों के अधीन, तो किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। ओके, दूसरी डेफिनेशन क्या है कि वे बल जिनके अधीन किया गया कार्य, जिनके अधीन किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करे। जिन पर अधीन किया गया कार्य, किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता हो, पथ पर निर्भर नहीं करता हो, नहीं करता हो, ये देख लेना, नहीं लगाया मैंने। कि संरक्षी बल की दूसरी डेफिनेशन क्या है कि वे बल जिनके अधीन किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता हो। आप कौन से पथ, एक बिंदु ए से बी तक लेकर जा रहे हैं पार्टिकल को, आप देखिए तीन तरीके से लेकर जाएंगे हम। जैसे ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये मैं इस रास्ते से लेकर गया, इस रास्ते से लेकर गया, इस रास्ते से लेकर गया, तीन रास्ते हो गए। इस रास्ते के अधीन किया गया कार्य है W फर्स्ट, इस कार्य रास्ते के अधीन W सेकंड, W थर्ड, और तीनों में जो किया गया कार्य वो सेम है। इट मीन्स जो कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। तो उस स्थिति में जो बल लग रहा है ना, यहां से यहां तक ले जाने वाला बल, वो बल संरक्षी बल कहलाता है, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। क्या कहलाएगा, संरक्षी बल कहलाएगा। तो संरक्षी बल के उदाहरणों में हमने देख लिया है गुरुत्वीय बल, विद्युत बल और प्रत्यास्थ बल। एक और डेफिनेशन देखिए कि देखिए हमने एक डेफिनेशन आपको, पहली डेफिनेशन बताई कि पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य। संरक्षी बलों के अधीन एक पूर्ण चक्कर में किया गया जो कार्य है वो शून्य होता है। और हम कार्य ऊर्जा परमेय जानते हैं। देखिए कार्य ऊर्जा परमेय होती है, जो कार्य ऊर्जा परमेय क्या कहती है कि जो कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। कार्य किसके इक्वल होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन kF माइनस KI। अब देखो यदि कार्य ही जीरो होता है, पूर्ण चक्कर में कार्य जीरो, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी जीरो। तो एक और डेफिनेशन क्या आ गई है संरक्षी बल की कि वे बल जिनके अधीन एक पूर्ण चक्कर में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो, कि यदि जहाज पूरा एक चक्कर लगा दें तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बिल्कुल नहीं हो, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जीरो हो, तो उस बल को हम संरक्षी बल कहेंगे। संरक्षी बल के उदाहरण वही है। क्लियर। तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जीरो हो, ये तो हमने कार्य जब जीरो होता है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी क्या होता है, जीरो होता है। ये समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर। इसके पश्चात यहां पर देखो असंरक्षी बल, तो जो संरक्षी बल नहीं होते वो सारे के सारे क्या है, असंरक्षी बल। डेफिनेशन क्या हो गई, वही डेफिनेशन कि वे बल जिनके अधीन किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता हो। असंरक्षी बल में तो पथ पर निर्भर नहीं करता, संरक्षी बल के अंदर तो कार्य पथ पर निर्भर
नहीं करता। असंरक्षी बल में कार्य है वो पथ पर निर्भर करेगा। ओके, और एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य अशून्य हो तो वो असंरक्षी बल है, और एक पूर्ण चक्कर में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन अशून्य हो, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कुछ न कुछ होता हो, तो उन बलों को हम असंरक्षी बल कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाएगा। जैसे घर्षण बल है, श्यान बल है, ये सब क्या है? असंरक्षी बलों के ही उदाहरण हैं। श्यान बल, घर्षण बल। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, देखो समझना। ये हमारे पास में कोई पृष्ठ है, कोई पृष्ठ। अब यहां से हम एक वस्तु को ले रहे हैं, इसको धक्का मारते मारते कहां ले आए? हम यहां ले आए। ठीक है, तो यहां से यहां तक बिंदु ए से हम कहां ले गए वस्तु को? बी पर। ठीक है, अब हम क्या करें? धक्का मारते मारते इसको क्या किया? वापस बी से ए पर लगे। तो ले जाते समय घर्षण बल लगा, लाते समय भी घर्षण बल लगा, ले जाते समय भी घर्षण बल लग रहा है, लाते समय भी लग रहा है, कुल 0 नहीं होगा। ओके, तो यहां पर जब घर्षण बल के अधीन आप कार्य करेंगे तो वो पथ पर निर्भर करता है। आप इस रास्ते से लेकर जा रहे हैं या इस रास्ते से लेकर जा रहे हैं या इस रास्ते से लेकर जा रहे हैं, कार्य अलग अलग होगा क्योंकि घर्षण बल अलग अलग होगा। ओके, तो असंरक्षी बलों के उदाहरण कौन से हो गए? जितने भी प्रतिरोधी बल होते हैं, श्यान बल हैं, वायु का प्रतिरोध है, घर्षण बल है, सब असंरक्षी बल होते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, भार या गुरुत्वीय बल। देखिए भार का मतलब है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से लगने वाला जो बल होता है उसको हम भार कहते हैं। भार को अंग्रेजी में वेट कहा जाता है और W से इसको प्रदर्शित करते हैं। यह है एक स्मॉल m द्रव्यमान का पार्टिकल और इसका जो भार है W बराबर होता है mg। किससे लिखा जाएगा? m। स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है तो उस पिंड के ऊपर पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी के पृष्ठ की ओर एक बल काम करेगा जिसे हम भार कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। m × g। देखो बल को हमने m से लिखा, F बराबर क्या लिखा? ma। यहां पर जो बल है इसको हम W से, और एक्सेलरेशन है वो गुरुत्वीय त्वरण के इक्वल हो जाएगा क्योंकि यहां पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। तो भार किसके इक्वल होगा? mg के इक्वल होगा। ओके, ये g आप जानते ही हैं, पृथ्वी के लिए g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रतिक्रिया बल। देखिए कई जगह पर इसको अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी कह देते हैं कि यदि किसी दृढ़ पृष्ठ पर कोई वस्तु रखी हुई है तो उस वस्तु के ऊपर जैसे गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर काम कर रहा है। देखो यहां पर इसको अच्छे से समझना, ये हमारे पास में वस्तु है, ये हमारे पास में क्या है? वस्तु, पिंड समझ लीजिए, ये क्या है? पिंड। और ये हमारे पास में टेबल का पृष्ठ है, टेबल समझ लीजिए, किताब समझ लीजिए, वस्तु पिंड की जगह आप किताब ले लीजिए। अब देखें इस पिंड के ऊपर mg बल नीचे की ओर लगेगा, गुरुत्वीय बल या भार इसका क्या होगा? mg। ये लगता है पिंड द्वारा टेबल पर, पिंड द्वारा टेबल पर। अब क्या होता है कि जो अकेला विलगित बल तो काम ही नहीं करता, दो दो बल जोड़ों के रूप में काम करता है। तो इसके परिणाम स्वरूप टेबल के द्वारा पिंड पर विपरीत दिशा में उतने ही परिमाण का एक बल काम करता है जिसे हम प्रतिक्रिया बल कहेंगे। कई जगह पर इसको अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। देखो R तो प्रतिक्रिया बल, और अभिलंब प्रतिक्रिया बल को हम N से पुट करते हैं क्योंकि अभिलंब को क्या कहा जाता है? नॉर्मल कहा जाता है। तो दोनों जगह ही आपको समझ लेना है, कई जगह पर N से कर देते हैं, कई जगह पर अभी प्रतिक्रिया बल का मतलब रिएक्शन फोर्स R या N से इसको पुट करेंगे। ओके, अब देखो यदि ऐसी स्थिति होती है तो ये ठीक पृष्ठ के लंबवत काम करेगा और इस स्थिति में ये R है वो mg के इक्वल होगा। R किसके तुल्य होगा? mg के इक्वल होगा। बताइए समझ में आ गया? यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। R किसके तुल्य है? mg के इक्वल है। ओके, देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि जो वस्तु है वो नत समतल पर रखी हो। ऐसे एक समतल है, नत समतल है और ये थीटा कोण पर झुका हुआ है। इस पर यदि कोई वस्तु रख दें
इस पर हम क्या रख दें, कोई वस्तु, स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल तो फिर भी पृष्ठ के लंबवत ही काम करेगा। देखो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया बल पृष्ठ के लंबवत। ओके, ये जो पृष्ठ है इसकी ठीक लंबवत दिशा में ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल काम करने वाला। इसको यदि मैं घटकों में तोड़ूं तो ये एंगल थीटा mg की डायरेक्शन में इधर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा। ओके, mg sin थीटा। बताइए समझ आया कि नहीं आया? समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये था अभिलंब प्रतिक्रिया बल। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में है तनाव। तनाव देखिए एक विद्युत चुंबकीय बल होता है जो किसी डोरी में या रस्सी के आंतरिक भाग में काम करता है। देखिए मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ये हमारे पास में जैसे कोई पिंड है और इसको हमने किसी रस्सी से बांध रखा है, हमने उससे खींच रहे हैं तो पिंड से दूर की ओर डोरी है वो तन जाएगी। तनी हुई जो डोरी है उसमें पिंड से दूर की ओर एक आंतरिक बल काम करता है जो कि विद्युत चुंबकीय बल होता है। इसे हम तनाव कहते हैं। इसे क्या कहा जाएगा? यदि इस डोरी को ढीली छोड़ देंगे तो वहाँ पर तनाव शून्य हो जाएगा। तनाव कितना हो जाएगा? जब ये खींची हुई है, तनी हुई स्थिति होती है तो पिंड से दूर की ओर एक विद्युत चुंबकीय बल काम करता है जिसे हम क्या कहते हैं? तनाव कहते हैं। क्या कहा जाता है? तनाव कहा जाता है। ओके, अब मैं यहां पर थोड़ी सी चर्चा करता हूं प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल ये प्रत्यास्थ वस्तुओं में काम करता है। किस में काम करेगा? ये प्रत्यास्थ वस्तुओं के अंदर काम करेगा, या स्प्रिंग के अंदर लगता है, रबर में लगता है, प्रत्यास्थ वस्तुओं में ये बल काम करता है। रिस्टोरिंग फोर्स इसको कहा जाता है। देखिए समझ लीजिए पहले, ये जैसे हमारे पास में कोई स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को यदि हम थोड़ा सा खींचते हैं, जैसे हमने इससे स्प्रिंग से एक स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड बांध दिया। अब यदि इस स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचकर यहां पर व्यवस्थित कर दिया, यहां से अक्ष दूरी तक इसको खींच दिया, कितनी दूरी तक विस्थापित कर दिया? अक्ष दूरी तक। तो देखिए स्प्रिंग पहले ये सामान्य स्थिति में थी, फिर इसको हमने अक्ष विस्थापन देकर इधर विस्थापित कर दिया। तो क्या होता है, स्प्रिंग के अंदर एक आंतरिक बल काम करता है, वो उस स्प्रिंग को अपने प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। तो ये प्रत्यास्थ वस्तु में ही काम करता है। प्रारंभिक स्थिति में लाने वाला जो बल है उस बल को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। क्या कहा जाता है? प्रत्यानयन बल कहा जाता है। और ये जो प्रत्यानयन बल है वो प्रत्यास्थ वस्तु को दिए गए विस्थापन के समानुपाती होता है। और यहाँ से इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हम लगा देंगे k, जिसको हम प्रत्यानयन बल नियतांक कहते हैं। प्रत्यानयन बल नियतांक इसको कहा जाता है। ओके, देखो यदि स्प्रिंग है तो इस k को हम स्प्रिंग नियतांक भी कह देंगे। स्प्रिंग के लिए क्या हो जाएगा? स्प्रिंग नियतांक हो जाएगा। ओके, स्प्रिंग के लिए इसको हम क्या पुट कर देंगे? स्प्रिंग नियतांक पुट कर दो। F बराबर क्या आ गया? माइनस में k अक्स। F इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस k अक्स। ओके, ये समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये था प्रत्यानयन बल जो कि प्रत्यास्थ वस्तुओं में ही लगता है, प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत ही लगता है। और ये वस्तु की जो विकृत अवस्था होती है तो उस स्थिति में इसको प्रारंभिक अवस्था या मूल अवस्था में लाने का प्रयास करने वाला जो बल होता है उसको ही हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। F इक्वल टू माइनस k अक्स होता है, वस्तु को दिए गए विस्थापन के समानुपाती होता है। ओके, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, बात करते हैं यहां पर उत्प्लावन बल की। देखिए उत्प्लावन बल क्या होता है कि जब हम किसी
द्रव में किसी वस्तु को आंशिक रूप से पूर्ण रूप या पूर्ण रूप से डुबो दें तो गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में या ऊपर की ओर एक बल काम करता है। उस बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। देखिए, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, ये जो उत्प्लावन बल है ये पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के इक्वल होता है। चलिए एक बार इसे समझ लेते हैं। है क्या कि जैसे हमारे पास में ये कोई लिक्विड है, क्या है, द्रव, और इसमें हमने एक मेटर, ये कोई वस्तु है, इसको आंशिक रूप से डुबो दिया। ये डूब नहीं रही है, जैसे लकड़ी का गुटका है, ये तैर रहा है, कुछ हिस्सा इसका अंदर आ गया, कुछ हिस्सा इसका बाहर है। या आप जैसे पानी के अंदर बर्फ की सिल्ली डाल देते हैं तो वो भी उसमें तैरती रहती है। ओके, यदि इसको आप अंदर दबा रहे हैं तो भी ये ऊपर आ जाती है, तो भी ये ऊपर आ जाती है। इसको अंदर दबा रहे हैं तो इसको नीचे से ऊपर की ओर धकेलने वाला जो बल है ना, वही है उत्प्लावन बल। वही क्या है, उत्प्लावन बल। देखिए, ये डिपेंड करता है कि कोई वस्तु कब तैरेगी, कब पेंदे में बैठने वाली है, और कब वो जल के बीचों बीच भी मौजूद रहेगी या द्रव में बीचों बीच भी मौजूद रहेगी। ये उत्प्लावन बल पर डिपेंड करता है। देखिए, यहाँ पर इस वस्तु के ऊपर दो तरीके के बल काम करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल। यदि गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा है, उत्प्लावन बल कम है, तो वस्तु नीचे बैठ जाएगी पेंदे में। ओके, वस्तु किधर बैठ जाएगी, पेंदे में। और जब उत्प्लावन बल ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण बल कम है, तो ये तैरती रहेगी। और जब दोनों बल बराबर हैं तब इस वस्तु को जहां द्रव में छोड़ेंगे वहीं मौजूद रहेगी। चलिए इसको समझ लेते हैं कि ये हमारे पास में जो वस्तु है इसका घनत्व है रो, ये जो द्रव है इसका घनत्व है सिग्मा। दोनों को समझना है, द्रव का घनत्व कितना है, सिग्मा, और वस्तु का जो घनत्व है वो कितना है, रो। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमने इसको पूर्णतः डुबो दिया, या इसके डूबे हुए हिस्से का भाग या इसका आयतन। देखो, दो चीजें लेनी है। जो वस्तु है वो द्रव में डुबोई गई है, या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से। तो वस्तु का द्रव में डूबे हुए भाग का आयतन लेंगे हम। यदि आंशिक रूप से डूबी हुई, जैसे यहां तक डूबी हुई है, तो इतना ही आयतन लेंगे। पूर्ण रूप से डूबी हुई है तो पूरा आयतन लेंगे। तो क्या होता है, उत्प्लावन बल का मान किसके बराबर होता है, उत्प्लावन बल पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार, हटाए गए द्रव का भार, द्रव का भार। अब देखिए, मान लीजिए कि हमने जैसे ही इस पिंड को यहां पर इसमें डुबाया था, कुछ द्रव इस जगह से हटेगा, तो इस जगह से हटेगा तो भार बराबर क्या होता है, m इंटू जी। तो ये जो m है वो पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का द्रव्यमान है, और द्रव्यमान बराबर आप क्या लिख सकते हैं, आयतन इंटू घनत्व है, आयतन इंटू घनत्व है। ये जो आयतन है वो है पिंड का द्रव में डूबे हुए हिस्से का आयतन, पिंड का द्रव में डूबे हुए हिस्से का आयतन। सिग्मा है द्रव का घनत्व, तो v सिग्मा g उत्प्लावन बल होगा, जहां सिग्मा द्रव का घनत्व है, v पिंड का द्रव में डूबे हुए भाग का आयतन, g गुरुत्व त्वरण है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, इस पिंड के ऊपर लगने वाला जो भार है, पिंड का जो भार है वो है m डैश g। m डैश इसका द्रव्यमान है। ये जो m था वो है पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का द्रव्यमान। ये जो m डैश है वो इस पिंड का द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, द्रव में कितना डूबा हुआ है उसका आयतन v, और इसका जो घनत्व है वो है रो g। अब ये कब तो अंदर बैठेगा, कब तैरेगा, कब बीच में ही तैरता रहेगा। तीनों स्थितियां। जब रो बड़ा हो सिग्मा से तो ये डूब जाएगा, पेंदे में बैठ जाएगा। जब सिग्मा बड़ा हो रो से, ये तो द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर तैरता रहेगा। सिग्मा और रो जब बराबर हो तो ये मध्य भाग में जहां कहीं मौजूद है वहीं तैरता रहेगा। तीनों स्थितियां आपको एकदम समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
ये था उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल की मैंने सारी स्थितियां बताने की कोशिश की है, शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। हम जब तरल का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इसको बेटर तरीके से समझ भी लेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तरल में ही लगने वाला एक और बल की हम चर्चा यहाँ पर करते हैं, श्यान बल। कौन सा बल है अब हमारे पास में? श्यान बल, विस्कोस फोर्स। श्यान बल कि जब कोई तरल गति करता है, जब कोई तरल गति करता है तो तरल की परतें एक दूसरे के पर फिसलती है, और तरल की परतें जब एक दूसरे पर फिसलती है तो उसके फिसलने का विरोध करने वाला जो बल होता है उस बल को हम श्यान बल कहते हैं। उस बल को ही क्या कहा जाता है? श्यान बल कहा जाता है, विस्कोस फोर्स कहा जाता है। अब मैं यहाँ पर एक श्यान बल का फॉर्मूला भी आपके सामने रखने वाला हूँ कि यदि किसी तरल के अंदर हम स्मॉल r त्रिज्या का कोई पिंड डाल दें तो जो पिंड है वो प्रारंभ में उसका वेग धीरे धीरे बढ़ेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो फिर उसके पश्चात नियत वेग से गति करेगा। उस नियत वेग को हम अंतिम वेग, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। मेरी बात को सुनना, ये जैसे ये हमारे पास में कोई पात्र है, इसमें तरल भरा हुआ है। क्या भरा है? तरल भरा है। तरल का मतलब द्रव और गैस दोनों है। ओके, द्रव या दोनों गैस को, दोनों को ही हम तरल लेकर चलते हैं। ओके, चलिए यहां पर ये हमने ले लिया कि स्मॉल r त्रिज्या का कोई पिंड गोला, इसको जैसे ही छोड़ा तो ये धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी उसके बाद में इसका वेग नहीं बढ़ेगा। उस वेलोसिटी को हम अंतिम वेग कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, सीमांत वेग भी कह देते हैं कि अधिकतम जो वेग हो सकता है। देखिए मैं आपको बताऊं कि बारिश की जो बूंदें हैं वो नियत वेग से गिरती है। जब वो बादल से नीचे गिरना स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे उनका वेग बढ़ता है। एक स्थिति ऐसी आती है क्योंकि जो वायु है वो भी एक तरल है, और वायु में जब बारिश की बूंदें गिरती है तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी उसके बाद में उनका वेग नहीं बढ़ता, तो वो सीमांत वेग प्राप्त कर लेती है, अंतिम वेग प्राप्त कर लेती है, टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त कर लेती है। और टर्मिनल वेलोसिटी जब प्राप्त कर लेती है तो उसके उस स्थिति में इस पर तरल में लगने वाला जो श्यान बल होता है वो 6 पाई r नीटा vt के इक्वल होता है। ये जो नीटा है वो इस तरल का श्यानता गुणांक है। तरल का क्या है? एक कांस्टेंट है, अलग अलग तरल के मैटर पर डिपेंड करेगा। तो ये श्यानता गुणांक है नीटा, टर्मिनल वेलोसिटी या अंतिम वेग, सीमांत वेग है vt, r इस गोले की रेडियस है, जैसे जल की बूंद भी हो सकती है। ओके, तो ये हमारे को मिल चुका है श्यान बल। तो विद्यार्थियों हमने कुछ यहाँ पर बलों की चर्चा की और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लेता हूँ, देख लेते हैं एक एक करके कुछ एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, एक एक करके इनको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले है एक लिफ्ट का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है। जब इसे लटकाने वाली केबल का तनाव 28,000 न्यूटन होगा तब इसका त्वरण होगा। देखिए लिफ्ट हमें दे रखी है 2000 किलोग्राम की, m बराबर कितना दे रखा है? 2000 किलोग्राम। केबल का जो तनाव है वो हमें दे रखा है 28,000 न्यूटन। हमें ए पूछा है। देखिए समझें, ये इस तरीके से लिफ्ट है और इस लिफ्ट पर नीचे की ओर mg बल काम करता है। लिफ्ट के अंदर एक डोरी जो जिसे हम केबल कह रहे हैं, इसमें तनाव T क्रिएट हो रहा है। हम ये कंसीडर कर लें कि जो लिफ्ट है वो A त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, तो इस पर लगने वाला जो टोटल बल है वो ma बराबर T माइनस mg होगा। ये इक्वेशन है, फ्री बॉडी डायग्राम से आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे कि इस पर दो बल काम कर रहे हैं, T और mg, और इनका परिणामी है ma, क्योंकि परिणामी जो बल लगता है वो ma की फॉर्म में ही काम करेगा। तो ma बराबर T माइनस mg, तो यहाँ से m का मान 2000, a का मान हमें ज्ञात करना है, t का मान 28,000 और माइनस में m ये 2000, और इस g का मान चाहें तो आप 9.8 ले लीजिए।
या 10 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, तो A बराबर क्या हो गया, 20,000 हो गया, तो 8,000 और इधर 2,000 का इसमें भाग लग जाएगा, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसमें क्रिएट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 × 10⁻7 किलोग्राम का एक जहाज का जो द्रव्यमान है वो हमें 2 × 10⁻7 किलोग्राम दे रखा है। 25 × 10⁻5 न्यूटन का बल लगाने पर इसके ऊपर कितना बल लग रहा है, 25 × 10⁻5 न्यूटन लगाने पर 25 मीटर विस्थापित हो जाता है। आप तो जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो ऐसे लिखो, m बराबर ये हो गया, f बराबर ये हो गया, तो 25 मीटर विस्थापित हो जाता है। तो इसमें विस्थापन कितना आ गया है, 25 मीटर। ओके, जहाज की चाल क्या होगी, इतना 25 मीटर विस्थापन देने में जहाज की चाल क्या हो जाएगी। तो चाल के लिए हम क्या करना है, देखिए हमें पहले A ज्ञात करना है, तो F बट्टे में M, यहां से F की वैल्यू 25 × 10⁻5 बट्टे में द्रव्यमान है 2 × 10⁻7, तो क्या आ गया, यहां से आ जाएगा हमारे पास में, देखिए 25/2, तो ये तो आ गया। इसको मैं क्या कर दूं, 12.5 आ जाएगा, 12.5 × 10⁻2, तो ये आ गया चलिए यही रहने दीजिए, 0.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। ओके, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए कि हमें चाल निकालनी है, जबकि क्या दे रखा है, विस्थापन दे रखा है, तो v² बराबर u², तो 0 हो गया, 2, एक का मान कितना है 0.125, s का मान कितना है 25, तो ये कितना हो गया 0 तो है, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये आ गया 250.25, ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आ गया v² के इक्वल, v बराबर कितना आ जाएगा 0.5, 0.5 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 0.25, तो 25 से गुणा करेंगे तो 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, इसको आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के 2 पिंड विराम अवस्था में है। यहाँ पर 2 पिंड हैं, एक का द्रव्यमान है 5 किलोग्राम, पहले का 3 किलोग्राम है और दूसरे का है 5 किलोग्राम। ओके, दोनों का जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है क्योंकि विराम अवस्था में है। समान बल लगाए जाते हैं, दोनों के ऊपर बल क्या लग रहे हैं, समान। ओके, इसका मतलब हो गया कि m1 a1 बराबर है m2 a2। इनके द्वारा समान वेग प्राप्त करने में लगे समयों का अनुपात क्या होगा। समान वेग प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा, उनका अनुपात हमें चाहिए। तो देखिए समयों का अनुपात चाहिए, तो यहां से गति का समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at। m1 के लिए क्या हो जाएगा, m1 के लिए हो जाएगा समान वेग, m1 के लिए हो जाएगा v बराबर 0 प्लस a1 t1, और m2 के लिए क्या हो जाएगा v बराबर 0 प्लस a2 t2। और हमें क्या चाहिए, इनके समयों का अनुपात, तो इसमें दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए, तो a1 t1 बराबर आ गया a2 t2, और t1 अपॉन t2 बराबर क्या आ गया a2 अपॉन a1, और a2 अपॉन में a1 यहाँ से भी निकाल लीजिए, जो कि क्या आ जाएगा m1 बट्टे में m2, तो ये आ गया m1 बट्टे में m2। m1 का मान कितना 3, m2 का मान कितना 5, तो t1 अनुपात t2 बराबर आ गया 3:5, 3/5 आ चुका है। तो विद्यार्थियों ये था हमारा क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़े से कम इंक्लूड किए हैं, आज की वीडियो में थोड़े कम इंक्लूड किए हैं। इस चैप्टर के अंत में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की श्रृंखला भी लेकर आएंगे, वहाँ पर आप इनको बेटर तरीके से समझ लेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में भी हम एक बल का ही पाठ लेकर आएंगे। घर्षण बल इस वीडियो में हमने बिल्कुल चर्चा नहीं की। अगले वीडियो में घर्षण बल के बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। अगले वीडियो में यूं ही बने रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।